Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's lecture, we will discuss some questions related to your chapter Chemical Kinetics. So let's start with our first question. The half-life period of a first-order reaction is 6.93 मिनट। तो आपको ये गिवन है कि आपका जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कितना गिवन है, आपको 6.93 मिनट्स गिवन है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ किसके इक्वल होता है, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के। तो यहां से आप सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो। तो जैसे ही आप इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.1 पर मिनट। नाउ इन द क्वेश्चन दे हैव डिमांडिंग द टाइम, कितना टाइम लगेगा ताकि आपकी 99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो आपका देखो 99% कंप्लीशन हो चुकी है, दैट मीन्स रिमेनिंग कितनी बची है, दैट इज ओनली 1%। तो जो आपका 80 होता है दैट इज द कंसंट्रेशन रिमेन्ड, जो आपकी बच जाती है दैट इज द 1% ऑफ योर इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपका जो 80 है कंसंट्रेशन जो बचा है दैट इज A0/100। तो अब आपको इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म को ध्यान में रखना है। वो क्या है आपका, रेट कांस्टेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रिमेन्ड एट टाइम टी। तो अब आपको यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है 0.1, टाइम आपको कैलकुलेट करना है 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, और बच कितनी गई आपकी A0/100। तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आपको देखना है। तो ये बन गया आपका log 100, और log 100 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 होती है। log 100 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 होती है। तो यहां से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे आपका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना आ जाएगा, 46.0 मिनट्स आ जाएंगे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है एक रिएक्शन है उसके लिए रेट लॉ गिवन है। देखो रेट लॉ गिवन है, इसमें इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट। दैट मीन्स जो भी इक्वेशन गिवन है दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे जो आपका एन है वो कितना है, 1 है। तो आपको ये पूछ रहे हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट कितना बच जाएगा एट टाइम टी इक्वल टू 1/k। तो अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि आपका के टी किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग A0/80। ये तो आपका बेस 10 के फॉर्म में है। और अगर मैं इसको नेचुरल बेस के फॉर्म में लिखूं, नेचुरल टू द लॉगरिथम बेस ई के फॉर्म में, तो वो होगा आपका ln 80/A0। तो अब आपको टाइम कितने पे पूछा, आपको 1/k पे। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1/k पुट कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा कि ln A0/80 की वैल्यू क्या बन गई आपकी, 1 आ गई। दोनों जगह एंटी लॉग ले लीजिए, जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इक्वल टू ई आ जाएगा। और आपको फाइंड करना है कंसंट्रेशन एट एंडिंग टाइम टी, जो बच जाएगी 80। तो 80 को आप उधर ले आइए और ई को नीचे ले जाइए, आपका क्या बन जाएगा, A0/E। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। तो बस जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है। और ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लो है वो क्या बोलता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं रिएक्शन गिवन है उसके लिए आपको डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब रिएक्शन क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक है। और आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, बैकवर्ड के लिए निकालना है। तो आपको सबसे पहले इनका कर्व पता होना चाहिए कि कर्व कैसे आता है। तो एक्सोथर्मिक है मतलब रिएक्टेंट हायर एनर्जी के होंगे और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर योर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आपको कितनी गिवन है, 85। और द गैप बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट वो कितना गिवन है आपको, 20 किलो जूल पर मोल गिवन है। तो आपको बैकवर्ड के लिए जाना है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये टोटल। सो दैट मींस ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ इंथैल्पी
प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड। तो ये कितना है आपका 20 प्लस 85। ध्यान रखना इसका मैग्नीट्यूड ऐड करोगे, -20 को ऐड नहीं करोगे, मैग्नीट्यूड चाहिए। टोटल एनर्जी है ये पूरी यहाँ तक, तो यहाँ तक तो 20 है और ये 85 है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितनी बन जाएगी 105 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, आपको गिवन है, इसके लिए आपको ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का बताना है। तो आपको ध्यान में रखना जब भी आप ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हो तो जो रिएक्शन की रेट है वो ऑलवेज स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो लेट सपोज मैंने इसका रेट कांस्टेंट ले लिया K2 इस रिएक्शन का, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। अब देखो जो आपका A है वो आपका प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में नहीं था, दैट इज अ इंटरमीडिएट। और कभी भी आप रिएक्शन की रेट को इंटरमीडिएट की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते, तो यहाँ पे आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। लेट सपोज कि इसका रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट -K1 है, थर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K3। तो ए पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्शन लगाइए, अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होता है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या आप बोल सकते हो डिसफॉर्मेशन, या जिस रेट से वो गायब हो रहा है। तो फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे ये बनेगा, आपकी फर्स्ट में बनेगा, कैसे बनेगा, दैट इज K1A2। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। देखो डिसअपियर कहाँ पे होगा, सेकंड स्टेप में डिसअपियर हो रहा है, तो इसकी रेट क्या होगी K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B2 प्लस, साथ में क्या होगा आपके थर्ड रिएक्शन में अगेन ये डिकम्पोज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या आएगा K3 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो बी है ये भी एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये हमारी फाइनल रिएक्शन में गिवन नहीं है। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ बी। क्योंकि देखो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आपको पता ही नहीं है, तो उसको आप जज ही नहीं कर पाओगे, इसी वजह से रेट को इंटरमीडिएट की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। तो बी देखिए आपके सेकंड और थर्ड स्टेप में, सेकंड में बनता है तो क्या आएगा आपका K2A इंटू B2, इससे बनेगा दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। और थर्ड स्टेप में ये डिकम्पोज हो रहा है, तो किसके इक्वल आएगा आपका K3A की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। तो आप देख रहे हो दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल है, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज K1A2 इज इक्वल टू, मैं इसको 2 टाइम्स लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो यहां से आप कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे ही आप इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और इस कंसंट्रेशन को आप अपने रेट कांस्टेंट में पुट कर दीजिए, ए में पुट इन ए में पुट कीजिए इस वैल्यू को, तो आपको मिलेगा रेट इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ B2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन क्या है K1 कंसंट्रेशन ऑफ A2 डिवाइडेड बाय 2K2, यहाँ पे 2K2 आएगा, 2K2 कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो देखो K2 से K2 कैंसिल, B2 से B2 कैंसिल, आपका क्या बन गया, रेट किसके इक्वल आ गया, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A2/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है इसकी पावर कितनी है कंसंट्रेशन की 1, दैट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना था कि कभी भी आप इंटरमीडिएट की फॉर्म में रेट को एक्सप्रेस नहीं करते। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप ऑलवेज वहां पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, जो आपके सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका देखो रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल है, 1, तो दैट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको गिवन है। तो आपका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ M। अब इन्होंने बोला कि आपका जो रेट है ना वो 8 गुना बढ़ जाता है, 8 गुना रेट बढ़ गया, ठीक है भाई बढ़ गया,
और बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एम, एम की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, मतलब 2m कर दिया। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर कितना है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, मैंने यही बोला, यहाँ पे m लिखा है तो m के मतलब क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल तो देखो रिएक्ट नहीं करेगा ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करेंगे देन जाके आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो आपकी मॉलिक्युलैरिटी है ना, इसको आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाओगे। अगर देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता देन मैं इसको मोलिकुलरिटी को 1 ले लेता। बट अब इस क्वेश्चन में पूछ ही चुके हैं कि यहाँ पे ऑर्डर बताइए क्या है, तो फिर मैं इसकी मोलिकुलरिटी को 1 नहीं लेके चलूंगा कि मुझे नहीं पता कि अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, तो वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो देन फिर उसको मोलिकुलरिटी को आप 1 कंसीडर कर सकते थे। तो अब बस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आप क्या कीजिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 के साथ। तो जैसे ही डिवाइड करोगे देखो 8r/r इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ m डिवाइडेड बाय k कंसंट्रेशन ऑफ m द पावर n। देखो k से k कैंसिल, r से r कैंसिल, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 पावर n कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n। तो ये कैंसिल, तो आपका क्या बन गया, 2 पावर n इक्वल टू 8, और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर क्यू। तो बेस सेम है तो पावर्स की भी क्या हो जाएंगी आपकी, सेम हो जाएंगी। तो यहां से इसका ऑर्डर क्या आ गया आपका, थर्ड ऑर्डर आ गया। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑर्डर हमें से पूछा गया था, तो इसी वजह से हम मॉलिकुलरिटी को 1 लेके नहीं चलेंगे। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन में पूछ लेते, हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता कि ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है कि m से n की तरफ गया, बताइए इसका ऑर्डर क्या है। अगर सिंपली यही क्वेश्चन आ जाता दो में इसको बोल देता कि इसका ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि एलिमेंट्री में मॉलिकुलरिटी ही आपके ऑर्डर के इक्वल आती है, तो मैं बोलता कि इसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट किया है, क्योंकि इसमें एक ही एम गिवन है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। बट क्वेश्चन में आपको घुमा के थोड़ा सा पूछा गया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है विद कंसंट्रेशन, देन आपको ऑर्डर फाइंड करना है। देन आप क्या लेके चलेंगे, ज्यूम करके चलेंगे कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज योर एन ऑर्डर है, और उसको आप गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन आपका हाइबर प्रोसेस गिवन है, कहते हैं आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन पे रेट लो लगाइए, रेट किसके इक्वल होगा, माइनस dN2/dt इज इक्वल टू, जो भी कॉफिशिएंट है उसको हम बटे में लिखते हैं 1/3 कर देंगे, दैट इज -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द टाइम। देखो माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, प्लस का मतलब वो बन रहा है, और आपको इसकी चीज फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, दैट इज हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। देखो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच कर्व रिप्रेजेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन सा आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है दैट इज -dA/dt इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर आपको कर्व आता रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, तो कर्व क्या आता, पैरेलल टू दी कंसंट्रेशन एक्सिस, कंसंट्रेशन को चाहे जितना मर्जी बढ़ाई चलो, रेट आपका कांस्टेंट रहेगा। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या आती है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनटू टाइम, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स सी के इक्वेशन के साथ, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं आपके कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, तो मेरी स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो मेरा कर्व ये आएगा, जहां पे ये कट करेगा दैट इज माय इनिशियल कंसंट्रेशन, विद द स्लोप किसके इक्वल आएगा, मेरा नेगेटिव आएगा, दैट इज -k। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आपको रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का गिवन है। 15 सेकंड बाद ये था, 30 सेकंड के बाद ये है, 50 सेकंड के बाद ये है। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप रेट कांस्टेंट की यूनिट से बता सकते हो। यहाँ पे यूनिट क्या है, लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड। तो ये होती है यूनिट आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दैट इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, रेट किसके इक्वल होता है, दैट इज रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन टू द पावर एन। मैंने nth ऑर्डर की रिएक्शन मान ली, लेट्स सपोज। तो मेरा रेट क्या होता है, दैट इज माय कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो हम इसकी यूनिट्स को कैलकुलेट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, इसको नीचे ले जाओ। ये क्या बन जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 माइनस एन, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा इन बाय टाइम। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर की पावर कितनी है, 1 - n। टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं आपकी, सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या बन गया, लीटर n-1 मोल 1 - n पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको n को 2 पुट कर दूं यहाँ पे, दैट मीन्स अगर मेरी जीरो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुई तो मेरी यूनिट्स क्या बन जाएंगी, n की पावर 2 - 1 मोल की पावर 1 - n पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड। तो यही यूनिट्स यहाँ पे गिवन थी। सो दैट मीन्स जो मेरा ऑर्डर है दैट इज माई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जो मैंने अभी ये ड्राइव किया है दैट इज द जनरल यूनिट्स फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते फॉर अ गिवन रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कितनी कम कर दी, आपकी 2 किलो कैलोरी पर मोल कम हो गई। मतलब अगर आपकी कैटलिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी EQC, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी है EC, तो उनका जो चेंज है वो कितना है आपका, 2 किलो कैलोरी। दैट मीन्स 2000 कैलोरी आंसर आएगा आपका। इतना चेंज आ चुका है। तो आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कैसे इसको प्रोसीड करता हूँ, इसको आप ले लीजिए, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ योर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बाय अनकैटलिस्ट। देखो अरेनियस इक्वेशन सभी ने पढ़ा होगा। क्या बोलता है अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, के किसके इक्वल होता है आपका, दैट इज इक्वल्स टू ए, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ई सी बाई आर टी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, डिवाइडेड बाई ए ई रेज टू पावर माइनस अनकैटलाइज्ड बाई आर। तो यहां से ए से ए कैंसिल। तो इसको सॉल्व करता हूं, पावर्स को ऊपर जाके ये पॉजिटिव में हो जाएगा। अनकैटलाइज्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस कैटलाइज्ड की एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। तो हमें कितने का चेंज गिवन है, दैट इज योर 2000 कैलोरी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे कैलोरी में है तो आर की यूनिट क्या लोगे आप, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, कैलोरी से आपका कैलोरी कैंसिल। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 28। सो यू कैन से कि जो आपकी रेट कांस्टेंट है या रेट ऑफ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज्ड, दैट इज 28 टाइम्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ योर कैटलाइज्ड। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो आपकी रिएक्शन है ना, वो 28 टाइम्स ज्यादा फास्ट हो चुकी है। 28 टाइम्स क्या हो चुकी है, ज्यादा फास्ट हो चुकी है इन द एब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड गिवन है दैट इज योर 30.5, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी गिवन है, 45.4। तो आप देख सकते हो फॉरवर्ड के लिए कम है वैल्यू, और बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आपकी, ज्यादा है। तो दैट मीन्स आपकी जो रिएक्शन का कर्व वो इस तरह से आएगा, बिकॉज दिस इज फॉर योर फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड दैट इज फॉर योर बैकवर्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड के लिए ज्यादा है और फॉरवर्ड के लिए कम है। तो फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं इस तरह का कर्व बनेगा एंड दैट इज फॉर योर एक्सोथर्मिक कर्व, दैट इज फॉर एक्सोथर्मिक कर्व। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो डेल्टा एच कैलकुलेट करो। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, दैट इज, डेल्टा एच चेंज कितना आएगा, एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट
माइनस एनर्जी ऑफ योर रिएक्टेंट। तो आप इसमें कैलकुलेट करोगे कि जो डेल्टा एच है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है इसमें आपकी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव किस कर्व के लिए होती है, आपके एक्सोथर्मिक के लिए होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग द कर्व log k वर्सेस 1/t। तो ये आपके अरहेनियस इक्वेशन से है, अरहेनियस इक्वेशन लिखिए। अभी इसमें क्या करना है, लॉग चाहिए, तो दोनों साइड आप क्या कीजिए, सबसे पहले नेचुरल लॉग ले लीजिए। नेचुरल लॉग ले लोगे तो आपका ये इसके इक्वल बन जाएगा। अब आपको लॉग चाहिए, तो इसको क्या करो आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सभी आपका नेचुरल जो लॉग है वो आपके टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी चीज बन गई। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि आपका जो log k है दैट इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 r इंटू 1/t। तो अगर आप इसके बीच में दैट इज वाई एक्सिस, 1/t मतलब एक्स एक्सिस के बीच में कर्व ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, स्लोप आपकी नेगेटिव आएगी विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो आपका लॉग की क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट आएगा, और आपका ई ए बाई 2.303 r दैट इज योर स्लोप, दैट इज योर स्लोप। तो यहां से आप अपने फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए को भी कैलकुलेट कर सकते हो और एक्टिवेशन एनर्जी ई ए को भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मींस आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है। देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, मैंने लिखवाया था दैट इज के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट बाई ए टी। तो यहां से अगर मैं देखूं, मैं ए नॉट बाई ए टी को क्या लिख सकता हूं, आपका ई रेस टू पावर के टी। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, ए टी बाई ए नोट क्या आ जाएगा आपका, ई रेस टू पावर माइनस के टी। सो दैट मीन्स कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी वो किसके इक्वल आएगा, ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। सो दैट मीन्स यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ने से आपके ई रेस टू पावर के टी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और 1 बाई ई रेस टू पावर के टी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो दैट मीन्स टाइम बढ़ाने से आपका ई रेस टू पावर माइनस के टी की वैल्यू डिक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली बिकॉज ई क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दैट मीन्स टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका जो रिएक्टेंट का रेट है वो क्या होगा, कम होता जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सब्सटेंस फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाफ लाइफ जो होती है आपके इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेज टू पावर n-1। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि आपकी जो हाफ लाइफ होती है फॉर एनी nth ऑर्डर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n-1। और क्या लिख सकते हो आप इसको, कि जो टी हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1-n। तो यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन, बोथ 1 and 2। The rate constant for a chemical reaction that take place at 500 Kelvin वो आपको गिवन है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी बतानी। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, जैसे ही आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर किया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ई ए बाई आर टी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1000। और आंसर अब वो कैलोरी में पूछ रहे हैं आपको, तो हमें आर की जो यहाँ पे वैल्यू लेनी है ना वो कैलोरी में लेंगे। तो 1000 इंटू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है आपका 500 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 1000 इंटू 1000 कैलोरी पर मोल। और 1000 कैलोरी को हम क्या लिख सकते हैं आपका, किलो कैलोरी। तो आंसर क्या आएगा, 1000 किलो कैलोरी पर मोल। तो आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट द रेट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शंस आर सेम फॉर। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये दोनों यूनिट्स किसके लिए सेम होंगी, किस ऑर्डर के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स आती हैं, लीटर n-1, मोल 1-n पर सेकेंड लिखवाया था। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, n=0, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या आएंगी मेरी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज सेम फॉर माई रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान में रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी जो यूनिट्स आती हैं रेट ऑफ कांस्टेंट की, दैट इज सेम दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सो दैट्स ऑल।